नमस्कार, डिजाइना विशेष में आपका बहुत स्वागत। वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। बहुत जानकर खुशी होगी हमारे दर्शकों को कि भारत ने मिशन इंतकाम शुरू कर दिया है। 14 फरवरी को पुलवामा में जो हमारे 40 जवानों की शहादत हुई थी, जैश ए मोहम्मद के उग्रवादी ने आरडीएक्स भरी जीप को सीआरपीएफ की बस से टकराकर 40 जवानों को मौत के घाट उतारा था। उसके बदले लेने की शुरुआत भारत ने 12 दिन बाद यानी 26 फरवरी के तड़के शुरू कर दी। आज सुबह 3:30 बजे हमारे वायुसेना के 10 मिराज विमानों ने 1000 किलोग्राम बारूद भरकर पाकिस्तान की बॉर्डर पार कर उस पर हमला बोल दिया और चिकोटी में, बलकोटी में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालयों पर हमला करके उसको तबाह कर दिया। हमारे मिराज विमानों ने कहर बरपाया है पाकिस्तान में, और इस बात की पुष्टि खुद पाकिस्तान कर रहा है। खुद पाकिस्तान वो फोटो, वो वीडियोस जारी कर रहा है जो भारतीय वायुसेना की शौर्यगाथा की कहानी कह रहे हैं, भारतीय वायुसेना की जाबाजी की कहानी कह रहे हैं। इस हमले के क्या नतीजे होंगे, इस हमले के क्या परिणाम होंगे, इस हमले के बाद और आगे की रणनीति क्या होगी, यह हमला कितना घातक था, कितना मारक था, आगे क्या होगा, ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम प्रश्न हैं जिन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल आशीष मंगरूलकर। कर्नल मंगरूलकर 23 साल तक फौज में रहे हैं और जितने भी आतंकवाद प्रभावित इलाके हैं कश्मीर के, चाहे वो दक्षिण कश्मीर हो, चाहे वो उत्तरी कश्मीर हो, सब जगह वो तैनात रहे हैं, युद्ध लड़ा है। कारगिल में उनकी तैनाती रही है। फौज की गतिविधियों से न केवल वाकिफ हैं बल्कि युद्धजनक रणनीतियां बनाते रहे हैं। कर्नल आशीष मंगरूलकर से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, आपको बधाई हो। प्रतीक साहब, आपको बधाई हो। सर बहुत मुबारकबाद आपको भी। आज राष्ट्रीय पर्व का दिन है, पूरा स्वाभिमान के साथ रिसर्जेंट इंडिया जिसको कहते हैं, बधाई हो आपको। जी सर। सर हम जब पहले शो में बात कर रहे थे इस घटना के तुरंत बाद, तब हम ये बात कर रहे थे कि क्या भारत हमला बोलेगा, और तब आपने कहा था कि भारत जरूर बदला लेगा। बिल्कुल। आज हमने मिशन इंतकाम शुरू कर दिया। आपकी मैं फौरी प्रतिक्रिया चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि मिशन इंतकाम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, ये बहुत बिल्कुल अवेटेड था और बहुत जरूरी था ये पाकिस्तान को सबक सिखाना, बिकॉज 1971 में आप देखेंगे कि हमने किस बखूबी से उसके 2 टुकड़े किए थे, और तब से पाकिस्तान के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स है वो हमेशा स्टेटमेंट देते थे कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, और उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो डायरेक्ट युद्ध करें। तो उन्होंने पाकिस्तान में कुछ सालों तक पंजाब में और JNK के अंदर अलगाववादियों को ट्रेनिंग देकर हिंदुस्तान को ब्लीड करने की कोशिश की। और अब देखिए 1998 में जब हम दोनों न्यूक्लियर संपन्न देश बने, तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड ओपिनियन को ये कहने की कोशिश की कि देखो, इंडिया इधर रिटालिएट करेगा तो पाकिस्तान भी रिटालिएट करेगा, परमाणु युद्ध हो सकता है, वर्ल्ड की 1/3 आबादी नष्ट हो जाएगी वगैरह। तो एक तरह से पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स थी, और ये बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान को ये मुंहतोड़ जवाब देना। और अभी आप देखेंगे ये शुरुआत है। ये शुरुआत है, मतलब अभी इस तरह के हमले और होंगे आपको लगता है? ऑल फ्रंट्स में पाकिस्तान विल ब्लीड। आप ये देखिए कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड पाकिस्तान का चारों तरफ से चल रहा है। IMF भी अभी उसको लोन नहीं दे रहा है। हम उसका पानी भी रोक लग रहे हैं, हम उसका पानी भी रोक रहे हैं। पानी भी रोकने की बात, व्यापार बंद कर दिया है। व्यापार हमने बंद कर दिया है, हमने उसके ऊपर लेविस ज्यादा लगा दी है। इस तरह से पाकिस्तान को चारों तरफ से ब्लीड करके, और ये बहुत सुनहरा मौका है। आज हमारा आर्टिकल 370 सेक्शन भी अबॉलिश होना चाहिए, और पाकिस्तान के जितने अलगाववादी तत्व है वहां के, जो अपने आजादी की मांग कर रहे हैं, उनके साथ साथ इंटरवेन करके पाकिस्तान को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने का यह मौका है, बखूबी मौका है। कर्नल साहब, ये वायुसेना का हमला है। आप कल्पना कीजिए कि 10 मिराज विमान गए होंगे और उन्होंने टारगेट किया होगा। बहुत बड़ा सक्सेस है पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान के राडार हमको पकड़ नहीं पाए होंगे? उनके भी तो राडार लगे होंगे। आप देखिए कि सिर्फ हथियार साथ में आने से आदमी ताकतवर नहीं बनता। हथियारों का बखूबी इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे विमान वहां पे गए, 50 किलोमीटर सीमा तक गए, और वहां पे पिन पॉइंट पर्वतीय इलाके में डिस्ट्रॉय करके वापस आए। ये बहुत बड़ा सक्सेस है अपने आप में। तो ये 50 किलोमीटर अंदर तक हम घुस गए, उनके राडार पकड़ नहीं पाए। उनके रेडार्स पकड़ भी लिए होंगे, तभी उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम पे वार कर सके। मिनटों में हम लोग वापस आ गए। आप देखिए सक्सेस। दिस शोज अ वेरी, मतलब इंडियन एयरफोर्स का ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है कि कितनी कैपेबिलिटी हमारी। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। एब्सोल्युटली, पिक्चर अभी बाकी है। अभी आप देखिए कि पाकिस्तान का किस तरह से बर्बादी होती है। सर ये जो प्रारंभिक खबरें आ रही हैं, हालांकि अभी एयरफोर्स ने कोई विज्ञप्ति जारी नहीं करी, अभी तो पाकिस्तान ने बताया है
थोड़ी देर बाद जैसी खबर है विदेश सचिव पत्रकारों से बात करने वाले हैं, अरुण जेटली पत्रकारों से बात करने वाले हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति जी के पास जाने वाले हैं पूरी जानकारी देने के लिए। और पूरा देश इस वक्त खुश है, आह्लादित है, और पूरा देश इस वक्त जो है खुशी मना रहा है। राहुल गांधी ने भी, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी भारतीय वायुसेना की प्रशंसा की है और उन्होंने भारतीय वायुसेना को सलाम किया, सैल्यूट किया है। तो इस मामले में देश में कोई मतभेद नहीं है, इस मामले में कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है। हमको पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना है, जैसा कर्नल साहब कह रहे हैं कि हम नेस्तनाबूद करेंगे, वैसा करेंगे। तो कर्नल साहब मैं सवाल करना चाहता हूँ कि 1000 किलोग्राम बम लेकर गए, ये प्रारंभिक सूचना है, तो 1000 किलोग्राम बम ने क्या तबाही मचाई होगी, इसकी कुछ आप खाका खींच सके मेरे दर्शकों के सामने। हम लोग मिलिट्री को जानते नहीं, हम लोग लड़ाई को जानते नहीं, युद्ध को नहीं जानते, लेकिन आपने तो खुद कई 23 साल तक ये लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो 1000 किलोग्राम बम का मतलब कितनी तबाही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए 1000 किलोग्राम बम जो कि मेरा 2000 से प्रिसीजन मॉनिटरिंग सिस्टम से यदि गिराया गया है, जैसे कि हम देख रहे हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र में इतने पहाड़ और इतनी उबड़ खाबड़ जमीन होती है कि उसमें बम थोड़ा सा भी इंच यदि मिस कर जाए तो वो ऐसे नीचे गौज में चला जाएगा, खाड़ी में चला जाएगा, जिसका यदि फटने से भी कोई उसका नुकसान नहीं होगा। पर इंडिया ने, आप देखिए कि एक मैच्योर्ड पावर, हम कहेंगे सुपर पावर, एक तरह से इंडिया को अब सुपर पावर की गिनती में गिनना शुरू कर देना चाहिए हमने। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो एक सुपर पावर होने के नाते 12 दिन तक रिस्ट्रेंट रखा, पाकिस्तान को ब्लीड करने में मजबूर किया है, और साथ साथ में हमने अभी ये जो हमारे हमले हुए, ये तैश में आके हमला नहीं है। यदि ऐसा होता तो पाकिस्तान की जो पॉपुलर सिटीज है, 15 फरवरी कर देते, 15 फरवरी करते। पाकिस्तान की ऐसी कोई सिटी, ऐसा कोई गांव, ऐसा कस्बा नहीं है जो इंडियन मिसाइल्स के रेंजेस में नहीं है। हम वो भी कर सकते थे, लेकिन हमने फिर भी सिविलियन कैजुअलिटीज को एक तरफ रखते हुए कि इंडिया को अपने मुद्दे से मतलब है, इंडिया ने वो टेरर कैंप तबाह किए हैं 1000 किलो बॉम्ब से, वो हमने बलकोटी का किया है, चिकोटी का किया है, और 5 और ठिकाने हैं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आते हैं। आप देखेंगे जो, जैसा कि न्यूज़ में अभी तक नाम नहीं आए हैं उनके, नाम ग्रिड रेफरेंसेस होंगे उनके, कई इलाकों के नाम नहीं होते हैं, इसमें उसके आसपास होते हैं, तो इलाकों के तो ये जो 1000 किलो बम गिराया है हमने, और अगर ये टारगेट करके गिराया, और अगर हमारे टारगेट पे गिरा है, और पाकिस्तान भी कह रहा है कि काफी बर्बादी हुई, तबाही हुई है, पाकिस्तान खुद ये रोना रो रहा है, तो अब तो किसी सबूत की जरूरत नहीं है। पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो हमारे ही देश के लोग सबूत मांग रहे थे, केजरीवाल सबूत मांग रहे थे, कांग्रेस सबूत मांग रही थी, लेकिन अब तो पाकिस्तान खुद ही कह रहा है, जिसको हमने मारा वो खुद ही कह रहा है कि हमको मार के चले गए, तो अब क्या सबूत चाहिए? बिल्कुल एब्सोल्युटली किसी सबूत की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो हमारी कैपेबिलिटी है, तो हमारी क्षमता है, और हम इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी, हम लोग इस डॉक्ट्रिन में यकीन रखते हैं, इफ यू ब्लीड इन पीस, इफ यू स्वेट इन पीस, यू ब्लीड लेस इन वॉर। अभी आपने देखा था ये जो अपने पोखरण के अंदर भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास हुआ था, और इस तरह के युद्धाभ्यास हमारे चलते रहते हैं, तो ये पाकिस्तान की कैपेबिलिटी नहीं है कि हमारे हमले को झेल सके। यदि आप शीतकाल में अपना पसीना बहाएंगे तो युद्ध काल में आपका खून बहुत से कम बहेगा। ये भारतीय सेना का मोटिव है, ये भारतीय सेना का उद्देश्य है। इसलिए भारतीय सेना शीतकाल के दौरान, जब युद्ध विराम होता है, जब शांति काल होता है, तब भारतीय सेना शांति काल में युद्धाभ्यास करती है, लगातार युद्धाभ्यास करती है, और उसी युद्धाभ्यास का नतीजा है कि आज हमने सुबह तड़के लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच में पाकिस्तान में तबाही मचा दी, कहर बरपा दिया, और मैं भारतीय वायुसेना को इसके लिए सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। कर्नल साहब, ये जैश ए मोहम्मद के कितने लोग मारे गए होंगे, अभी इस तरह का कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। देखिए, ये जो इस तरह के टेरर कैंप्स इन्होंने बनाए, इनमें अमूमन 150 लोग इस समय वहाँ पे, मतलब एक कैंप में जनरल एक संख्या जो कि हम पढ़ते रहते हैं और इधर पता लगता रहता है। तो एक जमाने में जब आप फौज में, तब मिलिट्री इंटेलिजेंस भी आपको मिलती होगी, उस समय तो मालूम पड़ता होगा। ये इतनी सारी चीजें मैं देश हित में बताना नहीं चाहूंगा कि एक कैंप में कितना कॉन्सेंट्रेशन रहता है, पर एक रफली अंदाज है कि 150-200 तो कम से कम 250-300 आतंकवादी तो जरूर मारे गए होंगे, और ये प्रहार करना बहुत जरूरी था। ये तो एक डिस्प्ले था कि किस तरह हम कैपेबल है। आप सुधर जाए, नहीं तो हमारी प्रहारक क्षमता। ये हमने झांकी दिखाई, इंदौर की भाषा में बोल दूं तो क्या अभी हम झांकी दिखाकर आ गए हैं? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई अब भी नहीं संभले। यस, तो याद रखना, घर में घुसकर ठोकेंगे, और बिल्कुल ठोकेंगे, और बिल्कुल दांत तोड़ के लाएंगे इनके। ठोक तो दिया ही है आज। बिल्कुल ठीक है सर। अभी तो ये हमारी वायुसेना काम कर रही है, बहुत सारे फ्रंट ऐसे में जहां हमारी सेना को डिस्प्ले कर दिया गया है, बिल्कुल बॉर्डर पे। लाइन ऑफ कंट्रोल आप देखेंगे, करीब जो 740 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां तो डेली आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट रहता है पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ। तो वहां तो इंडियन आर्मी ऑलरेडी मुस्तैद है, ऑलरेडी डटी हुई है वहां पे। हमारे फायरिंग प्लान्स और सारी चीज़ें हमेशा मतलब रिहर्स रहती है, रजिस्टर्ड रहती हैं, तो उसमें फिक्र की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक
इंडिकेशन मिलने से, क्या रात हो दिन हो बारिश हो कैसे भी हो, तो आपको लग रहा है आज के बाद आपको लग रहा है कि अब हमारी जो थल सेना है वो पाकिस्तान के अंदर घुसेगी, ऐसा लगता है आपको 2-4 दिन में, 1-2 दिन में? ये निर्णय तो हमारे काफी कैपेबल ऑफिसर है, जहाँ पे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और सीनियर लीडर्स जो हैं वो उनके पास कई इस तरह से उन्होंने ऑप्शन 1, 2, 3, 4 रखे होंगे। तो आज का समय उचित है या नहीं ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस तरह से स्ट्राइक करने से ये इंपॉर्टेंट है कि हमने उनको जतला दिया है। और हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है मतलब वो पॉलिटिकल व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, हो सकता है वो भी कुछ रिटालिएट करने की कोशिश की है, करे, लेकिन वो कामयाब हो नहीं पाएगी, इतना मैं आपको जरूर सर। ये आज हमने हमला कर दिया, ठीक है, वो उनके पास भी सेना है, फौज है, और एक सच्चा सैनिक वही होता है जो दूसरे सैनिक को भी सम्मान करता है। हम उनको भी, उनके सैनिकों को भी सम्मान करते हुए कहते हैं कि क्या उनकी वायुसेना भी हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ सकती है? उनकी वायुसेना के पास भी कोई, उन्होंने जैसे परवेज मुशर्रफ साहब ने पहले स्टेटमेंट दिया था कि यदि इंडिया अटैक करता है तो उनके कोई ये शब बारात के लिए उन्होंने न्यूक्लियर बम नहीं रखे थे। खैर एक तरह से उनका जो स्टेटमेंट था वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, तो रिटालिएट करना एक राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है उनके पास, लेकिन रिटालिएट यदि वो करेंगे तो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स जो रिसेंटली एक्वायर्ड गन्स है, हमारे पास एवॉक्स है, अर्ली वार्निंग, हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, और हम लोग कैपेबल है हमको अपने आप को। अगर पाकिस्तान ने बदला लेने की कोशिश की, प्रतिक्रिया स्वरूप हमला करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? पाकिस्तान एक हमला कर सकता है, 2 हमले कर सकता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने यदि हमला किया तो पाकिस्तान नहीं रहेगा, ये आप याद रखें। दुनिया के नक्शे से नेस्तनाबूद हो जाएगा पाकिस्तान। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है अभी यूएसए को, अभी इजराइल को, फ्रांस, जर्मनी सबको समझ लेना चाहिए कि वर्ल्ड में जितने भी अशांति हुई है सिर्फ एक राष्ट्र के कारण, वो राष्ट्र क्या है, वो सिर्फ पाकिस्तान के कारण हुई है। और यह समय है इंडिया के डिप्लोमेटिक साथ देने का और इंडिया का पूरा साथ देने का, हौसला अफजाई करने का, ताकि इंडिया इसको डिस्ट्रॉय कर सके। कर्नल साहब, ये तो ट्रंप ने 2 दिन पहले ही कह दिया था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई जरूर करेगा। ये 2 दिन पहले ट्रंप ने मीडिया को बयान दिया था, सब अखबारों में छपा था। कि मतलब इसका मतलब ये है कि हमने अपने इरादे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इरादे ट्रंप साहब को बता दिए थे कि हम क्या करने जा रहे हैं। आप चाहे जो भी कहें, किसी का कोई हम परवाह नहीं करते अंतर्राष्ट्रीय दबावों की, अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियों की। अगर हमारी सीमा में घुसकर कोई हमें आग दिखाएगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। बिल्कुल निकाल लेंगे। हमारा तो आधार ही रहा है सत्यमेव जयते। हमको किसी अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि पाकिस्तान किस तरह टेरर फैक्ट्री से अपने आए दिन, मतलब वो खुली लड़ाई तो लड़ नहीं सकता, किस तरह से इंडिया को बीट करके पीछे करने की कोशिश में लगा है, लेकिन वो कामयाब हो नहीं सकता। और हमको ट्रंप साहब ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन हमको हम न्यूक्लियर संपन्न देश है, सब कुछ है, हमें किसी की रिकॉग्निशन की परवाह नहीं। पिछली बार चर्चा हो रही थी हमारी, कई कर्नल चर्चा हुई, आपसे भी चर्चा हुई, तब आप लोग बार बार एक बात कहते थे कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, पॉलिटिकल विल पावर नहीं है हमारे पास। हम कश्मीर समस्या का समाधान कर सकते हैं, हम पाकिस्तान के आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, ज़रूरत एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। क्या नरेंद्र मोदी में वो राजनीतिक इच्छा शक्ति है? क्या नरेंद्र मोदी ने वो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है कि भारतीय वायुसेना ने आज पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को मारा है? आपकी इस बात पर मैं खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को सैल्यूट करता हूं। बहुत उन्होंने अच्छा उम्दा काम किया है। जो आर्मी का खून खोल रहा था, देश का खून खोल रहा था, उस नब्ज को पकड़ के जो मिलिट्री चाहती थी, उस तरह से मिलिट्री का हाथ पकड़ के साथ दिया है। और बिल्कुल मैं आई रियली गिव्स कुडोस टू प्राइम मिनिस्टर, वेल डन। वी नीड सच काइंड ऑफ ए राजनीतिक इच्छा शक्ति आने वाले समय में भी, और ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का दौर जारी रहना चाहिए। और अगर वो सच में हमारा एक सिर ले जाए तो हमको उनके 10 सिर लाने की हमारी ताकत है, बशर्ते कि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो। और ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का ही नतीजा था कि आज भारतीय वायुसेना ने कमाल दिखा दिया है। सर, इसमें मैं बहुत ज़्यादा टेक्निक में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय हितों का सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। लेकिन हमारे जो पायलट रहे होंगे सर, जो 10 विमान उड़ा के ले गए, कुछ जगह ये भी आंकड़ा आ रहा है कि 10 नहीं 12 विमान थे, तो जो हमारे पायलट रहे होंगे सर, उनकी भी बहुत ज़्यादा जाबाजी, खूबसूरती और बहादुरी रही होगी कि उन्होंने पाकिस्तान को चकमा दिया और यूं गए और यूं हमला कर आ गए। मैंने आपको बताया ना कि हमारी जो ट्रेनिंग की डॉक्ट्रिन होती है, इफ यू स्वेट इन पीस यू ब्लीड लेस इन वॉर। तो इस तरह के युद्धाभ्यास में कठिन से कठिन परिस्थितियों में कि जो आप आकलन करते हैं पाकिस्तान की जमीन का,
पाकिस्तान के रणनीति का, पाकिस्तान के मैदानी टुकड़ियों की कैपेबिलिटी का या उनकी एयरफोर्स का उससे भी ज्यादा सख्त प्रशिक्षण होता है, उससे भी ज्यादा सख्त युद्धाभ्यास होता है। तो ये पायलट्स को एक सेकंड की भी झिझक नहीं होगी, उनको हमेशा यही लगा होगा कि अच्छा ये टारगेट है। इस तरह से उन्होंने, ये तो हम पहले ही एब्सोल्युटली, बिकॉज़ इससे भी ज्यादा कठिन परिस्थिति उन्होंने हजारों बार ऑपरेट किया होगा। सर ये जो ऑपरेशन चला, मतलब पहले अगर मैं बॉर्डर फिल्म की बात करूं या पुराने 71 युद्ध की बात करूं, कि वायुसेना के बारे में कहा गया है कि वो उसके बाद ऐसे विमान थे जो रात में नहीं उड़ पाते थे, लेकिन ये हमला तो रात के अंधेरे में हुआ है। तो क्या अब हमारी वायुसेना पिछले सालों की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है हथियारों की दृष्टि से? देखिए, मजबूत तो मतलब देखते हैं कि हमारे कंटेम्पररी से जब हमेशा सब्जेक्टिव कंपैरिजन होता है, डेफिनेटली हम लोग मजबूत है। और शॉर्ट इंटेंस बैटल जिसको कहते हैं, दिन रात कैपेबल लड़ाई करने के 2.5 फ्रंट पे डेफिनेटली हमारे पास वो सामरिक क्षमता है और हमारे पास विल पावर है और हमारे पास एम्युनिशन है, प्रशिक्षण है, तैयारी है, सब कुछ है। सर, इस हमले से एक जो परसेप्शन सामने उभर के आ रहा है, एक धारणा जो इस हमले से उभर के सामने आ रही है, जो हमने भारत ने हमला किया, वार किया, मैं इसको हमला नहीं बोलूँगा, प्रतिवार बोलूँगा, वार प्रतिवार है ये। हमने तो एक वार आपने किया, हमने तो उसका हिसाब चुकाया है। मिशन इंतकाम, जिसलिए हमारा प्रोग्राम का नाम है मिशन इंतकाम, तो हम तो मिशन इंतकाम पे चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमको पहले से पता था, हमारी सेना को, हमारे जासूसों को, हमारे इंटेलिजेंस को कि भाई यहाँ आपके अड्डे हैं, यहाँ से आप आतंकी फैक्ट्री चलाते हो। बस एक इशारे की जरूरत थी, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी, और वो मोदी सरकार ने वो इशारा दिया कि आप आइए, ये आप करिए। जो उन्होंने पहले दिन कहा था कि मैंने फ्री हैंड दे दिया है, आपको जो करना हो करो। तब आप सारे अधिकारी यहाँ कह रहे थे, इस शो में, इसी स्टूडियो में आप कह रहे थे कि सेना बदला जरूर लेगी, लेकिन बदला कब लेना है, कैसे लेना है, ये सेना तय करेगी। तो सेना ने तय कर लिया है कि बदला वायुसेना के माध्यम से लिया जाए, और पहला बदला जो है वो वायुसेना ने लिया। मैं इसके लिए पहला बदला बोल रहा हूँ, ये बदले और आगे भी जारी रहेंगे। ये लड़ाई यहाँ छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हम शांतिप्रिय देश है और एक जिम्मेदार सुपर पावर है, जिम्मेदार डेमोक्रेसी है। हमेशा हम सोचते हैं कि सिविलियन कैजुअलिटीज़ नहीं हो, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है और ये राष्ट्र भी ये चाहेगा कि इसका फैसला होना चाहिए। यह युद्ध ऐसा निर्णायक होना चाहिए कि इसको अंतिम छोर तक लेना चाहिए, भले ही हमें कुर्बानी देनी पड़े। तो क्या बात है, पाकिस्तान की सिविल कैजुअलिटी की हम क्यों चिंता करें? वो तो एक पाकिस्तानी हमारा दुश्मन है। वो पाकिस्तान की नौजवान अफजल और ये कसाब 16-16 साल की उम्र में दही बड़े बेचते थे, और दही बड़े बेचते बेचते वो हमारे यहाँ के और बम्बई में जाके आतंक कहर बरपा देता है, निर्दोष मासूमों को मार देता है। जब वो हमारे मासूमों की मौत की चिंता नहीं करते, तो हमको पाकिस्तान की क्यों चिंता करनी चाहिए? हमने उनको पानी दिया, हमने उनको व्यापार दिया, हमने उनके साथ क्रिकेट के संबंध रखे, हमने उनके साथ फिल्म कलाकारों के संबंध रखे, म्यूजिक से संबंध रखे, कल्चरल आना जाना, अमन सेतु, वाघा बॉर्डर खोलना, सब कुछ करने की कोशिश की है। वो समझेंगे, समझौता एक्सप्रेस, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये वो समझने आने वाला नहीं है। ये टाइम है उनको बिल्कुल, वो ऐसा जहरीला नाग है पाकिस्तान, जो जहर उगलना बंद नहीं कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि उसकी थूथन, उसका जबड़ा कुचल दिया जाए। जहरीला है और कायर भी है, तभी तो खुले में युद्ध लड़ता नहीं है, तभी तो अपने नागरिकों को भेज देता है या आतंकी हमले करने के लिए, कसाब जैसे 15-16 साल के किशोरों को, और बाद में बोलता है कि नहीं, कारगिल युद्ध के समय जो हमने उनके डेड बॉडीज हैंड ओवर की थी, ये लीजिए आपके सैनिक जिनको हमने मारा, सम्मान के साथ वापस की थी, उन्हें बोला नहीं हमारे सैनिक तो है ही नहीं। इस तरह के घटिया मुल्क जो अपनी सेना को, अपने जवानों को, अपने युद्ध को मरने के लिए भेज देता है उनके सो कॉल्ड हितों के लिए, और वो रिफ्यूज कर देता है। सर, जैसा कि मैंने फिर सवाल किया था, अधूरा रह गया था, कि जैसे वायुसेना को मालूम था कि जैश ए मोहम्मद के कहाँ का लॉन्चिंग पैड है, जैसे मोहम्मद के कहाँ ठिकाने हैं, और वहाँ उसने बमबारी की, खुद पाकिस्तान भी कह रहा है, तो हमारी सेना को निश्चित रूप से ये पता होगा कि लश्कर तोयबा कहाँ काम कर रहा है, मसूद अजहर कहाँ है, सलाउद्दीन कहाँ है, कहाँ बैठकर ये सब चला रहे हैं, किसके मार्फत हो रहा है, इनके हैंडलर कौन है, ISI का इनको क्या सपोर्ट है, हमारे पास पूरी जानकारी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी। बिल्कुल, और इसलिए तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रेड किया था इनके ऊपर। जो पत्थरबाज थे, पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई, तो ऐसा कोई इंटेलिजेंस नहीं, ऐसे कोई घटना पाकिस्तान ये सोचे कि इंडिया को पता नहीं है। तो और ये आज की घटना की जानकारी भी NSA ने प्रधानमंत्री को दी है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने। क्या लगता है आपको? देखिए, वही मैंने कहा, हाईएस्ट लेवल के ऊपर या जो हमारे ग्राउंड फोर्सेस है, वहाँ सबको पता है कि पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स कहाँ से हैं और उनके क्या इरादे हैं, उनके सब चीज़ों से। कल रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बैठे थे,
ये मीटिंग आज भी जारी रहने वाली है। बिल्कुल। तो क्या कल ही ये बात जरूर हुई होगी रक्षा मंत्री के सामने कि कुछ घंटों की बात है, हम आज इनको ठोक देंगे? देखिए, ये जो प्लान्स रहते हैं कि एक्सट्रीम किस तरह से कॉन्टिजेंसी ए, कॉन्टिजेंसी बी, ऑप्शन 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या, ये प्लान्स तो पहले से रिहर्स्ड होते हैं, टारगेट्स पहले से रजिस्टर्ड होते हैं। फाइनल जो आपकी एक जिसको कहते हैं आखिरी समय की जो एक कोऑर्डिनेशन, उसके लिए बैठक होती है। बाकी ये चीज़ों के लिए तो इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स हमेशा तैयार है। तो क्या रक्षा मंत्री ने कल हरी झंडी दी होगी? निश्चित रूप से दी होगी। रक्षा मंत्री को बताया गया होगा कि हम आज करने वाले हैं कुछ, निश्चित रूप से। और रक्षा मंत्री ने कहा होगा गो हैड, बिल्कुल करिए। इंडिया में हमेशा जब जब ऐसा संकट आया है तब तक राजनीतिक नेतृत्व ने काफ़ी परिपक्वता का परिचय दिया है और मैच्योरिटी के साथ इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेस का हाथ पकड़ा है, और ये तो बहुत खुशी की बात है हमारे देश के लिए। सर, इमरान खान क्रिकेटर हैं, वो कोई बहुत सीजन्ड मैच्योर्ड पॉलिटिशियन नहीं है, और उनकी जो चॉकलेटी बॉय की छवि है, वो क्रिकेट खेलना, फिल्मों में काम करना और अफेयर्स चलाना, वो पॉलिटिकल अफेयर्स नहीं समझते हैं, वो राजनयिक अफेयर्स नहीं समझते हैं, वो तो ये वाले एक्सटर्नल अफेयर्स, दूसरे तरह किस्म के एक्सटर्नल अफेयर्स चलाते रहे इमरान खान। तो वो समझ नहीं पाएंगे कि उनको अब क्या, उनके से ऊपर भी दबाव तो होगा इमरान खान के ऊपर भी पाकिस्तान का कि भाई आप तो ये समझ में नहीं आता कि इमरान खान, जिनकी हम लोग इंडियन मीडिया और इंडियन लोग भी रिस्पेक्ट करते थे एक पेशेवर क्रिकेटर की तरह, क्या उनको इतना कॉमन सेंस नहीं है? क्या उनको ये दिख नहीं रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी फैली हुई है, पाकिस्तान के अंदर पावर कट्स चलते हैं, पाकिस्तान के अंदर आकर कोई बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट करना नहीं चाहती है, पाकिस्तान के अंदर भूखमरी है, पाकिस्तानी एक आम आदमी इतना दुखी है, परेशान है, तो उनके लिए कुछ किया जाए। पेट्रोल वहां 172 रुपए की लीटर हो गया है। बिल्कुल। एक टैक्सी ड्राइवर की मैं बाइट सुन रहा था। तो इतनी ज्यादा गरीबी, भुखमरी, मुफलिसी के बाद ये तो वही हालत है ना कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास ठोस प्रोग्राम है नहीं, तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करो। क्या जो पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी नहीं है, दिखावे की जमहूरियत है वहाँ। बिल्कुल कहा आपने, ठीक है। वहाँ मिलिट्री का दबाव है, प्रधानमंत्री पे ISI का, तो क्या इस वजह से जो है वो प्रधानमंत्री चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता? अभी जो घटना हुई पुलवामा में, हो सकता है कि इमरान खान को मालूम ही ना हो और ISI ने घटना करवा दी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। इमरान खान के पास जो पपेट प्राइम मिनिस्टर, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास कुछ भी पावर्स नहीं है। जो पाकिस्तान की ISI चाहेगी, मिलिट्री चाहेगी, वही होता आ रहा है। और पाकिस्तान की ISI और मिलिट्री भारत की शक्ति को जानती है, भारत की ताकत को जानती है। देखिए, पाकिस्तान का जो निर्माण रहा है, पाकिस्तान का निर्माण एक ना नेगेटिव सेंटिमेंट्स के ऊपर रहा है। उन्होंने, हमने इमर्ज होना है, हमने ये करना, हमने वो करना, हमने शिक्षा क्षेत्र में, हमने चिकित्सा क्षेत्र में विकास करना है, एक दिन हमारे नोबेल प्राइज विनर्स होंगे, उस तरफ ध्यान नहीं था उनका ध्यान था एंटी इंडिया। अब जो राष्ट्र नेगेटिव सेंटिमेंट के ऊपर पैदा हुआ है, उसका क्या मतलब भविष्य हो सकता है, आप खुद ही देखें। हाँ, वो हमेशा भारत का विरोध करते रहे। बिल्कुल सर, ये जो मैं आपको फिर हमले पर लेकर आता हूँ कि जो हमला हुआ है, तो ये आपको लगता है कि लड़ाई बढ़ेगी, अब कैनवास बढ़ेगा इसका? यस, लड़ाई बढ़नी चाहिए और हमने इसको रोकना नहीं चाहिए। हमने फाइट टू फिनिश ये वॉर लड़नी चाहिए, बिल्कुल। और ये जो टेरर फैक्ट्रीज है, इस तरह से जवाब देना मतलब या तो युद्ध का आगाज नहीं करना था, और जब आगाज करी नहीं, क्यों नहीं करना था? जो हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, जब हम न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास 5th इकोनॉमी है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं करना था? हम जिम्मेदार हैं, जो वर्ल्ड से रिकॉग्नाइज किए गए। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर हम लोग हैं, अभी हमको बुलाया जा रहा है। UN पे जो है आपकी परमानेंट P5, उस मेंबर्स को भी एक्सटेंड करके इंडिया को शामिल करने की बात हो रही है। 1/3 जो हमारी 1/6 वर्ल्ड की आबादी है वो इंडिया में रहती है, तो किस चीज की परवाह है? और जब हमने आगाज कर ही दिया है, बिल्कुल अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल, जब पाकिस्तान को घुटने टेक्निकली मजबूर करना बहुत जरूरी है। तो जो सर, पर हर बार के युद्ध के हमारे अनुभव ये बताते हैं कि हम मैदान में तो सेना जीत जाती है, लेकिन टेबल पे हमारे नेता हार जाते हैं। हमने 93,000 सैनिकों को, जिसमें परवेज मुशर्रफ भी शामिल थे, सरेंडर करवा दिया था। और आज भी 54 प्रिजनर्स ऑफ वॉर इंडिया के जो है, वो भी अभी भी पाकिस्तान के जेलों में है। जो 1971 में भूल हुई थी कि हमने 90,000 प्लस सैनिकों को हैंडओवर कर दिया था जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक। अपने 54 कैदियों को नहीं, 54 कैदी अभी भी आप देखेंगे, गूगल करके देखेंगे, 54 कैदी अभी भी वहां पे हैं। और 1971 से किस हालातों में है, वो जीवित है या उनको मृत्यु हो गई है, प्रताड़ना दी गई। और पाकिस्तान हमेशा ठुकराता रहा। हमने उनको वापस क्यों नहीं मांगा सर? जब हम उनको 93,000 छोड़ रहे थे, तो हमारे 54 हमने वापस क्यों नहीं मांगे?
अब ये उस समय क्या राजनीतिक भूलें हुई है और इस बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हम इतिहास से सबक लेते हैं और ये चीज़ अभी होगी नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। परवेज मुशर्रफ ने भी सरेंडर किया था सर, उस समय वो जूनियर ऑफिसर हुआ करते थे। परवेज मुशर्रफ एज द रैंक ऑफ आई थिंक कैप्टन होंगे उस समय, और आप बता रहे हो, मुझे नहीं पता वो युद्धबंदी है कि नहीं, आप कह रहे हो। नहीं, उन्होंने वो सरेंडर करने वाली टीम जो सैनिकों ने सरेंडर किया था उसमें वो भी थे। ओके। तो और उसके बाद जब वो पर सबक नहीं सीखा ना उन्होंने उससे, उन्होंने ये सोचा कि कारगिल में दुस्साहस करने की कोशिश नहीं, उन्होंने एक सैनिक की तरह उसकी बदला लेने की कोशिश की अपने अपमान का, और फिर मुंह की खाई। सैनिक की तरह यदि प्रोफेशनल सोल्जर है तो फिर वो मैदान में आए और इस तरह से आमने सामने फाइट करें। गुरिल्ला वॉरफेयर करना, या गुरिल्ला वॉरफेयर भी नहीं कहूँगा, जिसके आतंकवादियों को, अपने देश के आतंकवादियों को भेज देना यहाँ पे और उसके बाद उनकी डेड बॉडी, प्रोफेशनल सोल्जर्स की डेड बॉडी लेने से इनकार करना कारगिल युद्ध के समय आपने देखा होगा। ये क्या दर्शाता है? तो अब परवेज मुशर्रफ साहब ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान परमाणु बम गिराएगा तो भारत 20 परमाणु बम गिराएगा। अब वो ये कह रहे हैं, इमरान खान को चेता रहे हैं। वो इमरान खान को चेताने का काम तो वो लोग करने की कोशिश करेंगे कि ये कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है, कुछ करें करके, पर हमने बता ही दिया है, जब हमारे पास क्षमता है तो हमने डरने की इस बात की कोई हमें किसी बात की परवाह नहीं है। यदि उनकी एयरफोर्स इधर आती है एयर अटैक करने के लिए है तो हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम से सब कुछ है। सर, क्या ये खतरा नहीं था आज के हमले में कि हमारे जैसे कि आप नई तकनीक आई है, ज़मीन से ऐसी मिसाइलें हैं जो सीधे विमान पर अटैक करती हैं, हमला करती हैं, और भी लड़ाकू विमान है, फाइटर जो ऊपर जाकर हमला करते हैं, तो ये खतरा तो हमारे 10 विमान पर रहा होगा कि वो जब गए होंगे तो एक उनको बहुत ही क्लियर रेड कारपेट तो बिछा नहीं था उनके लिए कि आप आइए और हमला करिए। काफी मुश्किल तो ये खतरा तो रहा होगा कि कहीं गलती से हमारी ऊपर हमला ना हो जाए। बिल्कुल संभव है। ये एक हमारी खूबी है, हमारा जिसको हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनलिज्म है भारतीय वायुसेना का, या भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग कह लीजिए, या भारतीय वायुसेना का शौर्य कह लीजिए, पराक्रम कह लीजिए, कि हम गए, यूं गए और ऐसे मार के और यूं वापस आ गए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये खतरा कितना था सर? खतरा काफ़ी होता है कि जैसे इंटरसेप्टर रेडॉर्स होते हैं, उनके पास मिसाइल्स होती है सरफेस टू एयर मार करने वाली, उनकी एयर डिफेंस गन्स होती हैं। तो ये सब खतरों का आकलन करते हुए हैं कि कितना डिप्लॉयमेंट रखेंगे, कितना उनका कवरेज एरिया है, क्या वो बखूबी उसको मार पाएंगे नहीं, ये सब चीज़ों का अध्ययन करते हुए जिससे शतरंज की मोहरों में आप मात देते हो उस तरह से मात दिए। सर, अब पाकिस्तान इसमें क्या करेगा? पाकिस्तान इसको, जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले ये कहा कि हाँ साहब हमारे ऊपर हमला हुआ और उसने तस्वीरें जारी करी, वीडियो जारी करा, तो क्या पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश करेगा? सिविलियन कैजुअलिटीज तो वहाँ पे हमने होने नहीं दी। हमने तो हमारे बिजनेस से मतलब रखा है कि आपके जो आतंकवादी लॉन्च पैड थे उनको हमने डिस्ट्रॉय किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से क्या एक्सपेक्ट करेगा वो? नहीं, आपने हमारी सीमा पार कर दी, पाकिस्तान कहेगा आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके आए, 50 किलोमीटर इंडिया के अंदर तक घुस गए। इंडिया को पूरा राइट है हमारी संप्रभुता के ऊपर, हमारे राष्ट्रीय सम्मान के ऊपर, हमारी सुरक्षा के ऊपर यदि कोई हमला होता है तो उसका जवाब देने का, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, अब इंडिया हो, हमें पूरा राइट है। एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है, संपन्न राष्ट्र को करने का पूरा अधिकार है कि अगर सीमा पार से हमारे आतंकवादी आएंगे तो हमारे सैनिकों को सीमा को पार करके अंदर घुसकर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये इस पूरे आज के हमले का संदेश है। बिल्कुल ठीक कहा मैसेज, बिल्कुल ठीक है, बहुत ठीक किया सर। ये इस ऑपरेशन को आप चूंकि मिलिट्री में समझना चाह रहा हूँ कि इस ऑपरेशन में 10 विमान गए, मिराज गए, तो इस ऑपरेशन को पूरा क्या खुद वायुसेना अध्यक्ष देख रहे होंगे या कोई अधिकारी डेप्यूट रहा होगा वो देख रहा, कौन इसको लीड कर रहा होगा? इस तरह के ऑपरेशन तो जनरली हाईएस्ट लेवल पे मॉनिटर होते हैं और साथ में फ्रीडम लोअर लेवल पर रहती हैं। तो ये तो पूरा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन रहता है कि इसमें कि लोकल लेवल पे ऑपरेशन नहीं लिए जाते हैं। इस तरह के ऑपरेशन जो होते हैं पूरा कोऑर्डिनेटेड है। और अभी तो सर हमारी नौसेना का कहीं जिक्र नहीं है। अभी हमारे नौसैनिक बेड़े जो पाकिस्तान, इंडियन न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास है, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास है, हमारे पास इतनी सारी सबमरीन्स है, अब हमारा अंडमान निकोबार स्ट्रेटेजिक कमांड है। तो हमारे पास वो कराची बंदरगाह से लेके हर बंदरगाह हमारी जद में सब पे हमारी निगाह है, पूरी निगाह है हमारी, हमेशा कराची बंदरगाह पे और सब पर कि अगर मौका है तो हम कराची बंदरगाह को भी नेस्तनाबूद कर सकते हैं। बिल्कुल। आप तो इमरान खान ने तो सचेत हो जाना चाहिए कि ये तो काफ़ी छोटी है, हमें यह नहीं पता कि पाकिस्तान संसद कहाँ है, हमें नहीं पता उनके राष्ट्रपति का निवास कहाँ है। तो इंडिया उनके लिए बहुत बड़ा खौफ है।
वो यही सोच रहे थे मतलब कि ये शेर है, जागेगा नहीं, जागेगा नहीं। इतनी मिसाइलें हैं और वो पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान उन मिसाइलों की जद में है, उन मिसाइलों की सीमा में है। पाकिस्तान ने यदि न्यूक्लियर हमला करने की कोशिश की तो वो पाकिस्तान 12 घंटे के अंदर पाकिस्तान नहीं रहेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। 12 घंटे में पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा। बिल्कुल, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान इतिहास बन जाएगा दुनिया के नक्शे में, ये कर्नल साहब कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, हमारे में वो मारक क्षमता है, तैयारियां हैं, कोऑर्डिनेशन है, सब कुछ है। ये पाकिस्तान के लिए चेतावनी है, अब जाग जा, अंतिम चेतावनी है, जाग जाए, नहीं तो परिणाम भयावह होंगे। सर, परिणाम भयावह होंगे ये आज के हमले से लग रहा है, और ये भी लग रहा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी आना शुरू हो जाएगा हमारे ऊपर। अब जो पाकिस्तान समर्थक देश हैं जैसे चीन है, या वो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अरब अमीरात है, दुबई है, शारजा है, कुवैत है, इराक है, ईरान है, सीरिया है, हालांकि सीरिया तबाह हो गया, ये जो मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम देश हैं, ये पाकिस्तान के प्रति बहुत ही स्वाभाविक तौर पर सिंपैथी रखते हैं। लेकिन अब वो बात रही नहीं है। आप देखेंगे कि ओपेक कंट्रीज़ में भी और जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से, इसमें भी पाकिस्तान की बातों को समर्थन देना और कश्मीर मुद्दे को और पाकिस्तान का समर्थन देना, ऐसी बात रही नहीं है, क्योंकि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। इंडिया अब वर्ल्ड लीडर बन रहा है, इंडिया की ज़रूरत विश्व को है। इंडिया ने बिल्कुल इस बार झिझक नहीं, समझना चाहिए पूरे विश्व को कि 125 करोड़ नागरिकों का भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, और इसलिए कोई भी आप जितने भी विकसित देश है उसकी अर्थव्यवस्थाओं में, उनकी आविष्कार में, कहीं भी वो इंडियन लोग हर जगह हैं, और हमारे वैज्ञानिक, तकनीक और बिजनेसमैन हर जगह हैं। तो इंडियंस आर गेम चेंजर्स इन द वर्ल्ड। इट्स अ हाई टाइम इंडिया के, यदि आपने सम्मान के ऊपर यदि ठेस पहुंचाई है तो उसका मुंह तोड़ जवाब इंडिया को बिल्कुल देना चाहिए। और सर, पॉलिटिकल एकता भी अभी देश में दिखाई दे रही है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी, उन्होंने भी भारतीय वायुसेना के शौर्य की प्रशंसा की और सैल्यूट किया है। जो सच है वो सच है। एक पेशेवर एयरफोर्स, पेशेवर आर्मी, पेशेवर नेवी, उसकी जो कैपेबिलिटी है, उससे उसको तो हर कोई ताली बजा के समर्थन देगा ही और देना चाहिए। क्या ये राजनीतिक मजबूरी भी है? क्योंकि इस समय अगर आप आई विल नॉट से पॉलिटिकल मजबूरी, आई विल से पॉलिटिकल मैच्योरिटी, क्योंकि ये देश के ऊपर संकट आया है और देश के हमारे पास आर्मी है, और वो यदि उसका जवाब दे रही है तो उसका बिल्कुल समर्थन देना चाहिए, और यह बिल्कुल राजनीतिक परिपक्वता है सारी पार्टीज की। क्योंकि अगर आप इस वक्त जो है, जैसा कि पिछली बार गलती हुई थी, हमारे सर्जिकल स्ट्राइक्स पर सवाल खड़े किए हमारे लोगों ने, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, हमारे ही पॉलिटिकल लीडर्स ने, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमको वो गोपनीय वीडियो जारी करने पड़े जो सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो थे, जो सामान्यतः हम नहीं बताना चाहते थे। तो आज तो सारे राजनीतिक दल, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसने भी एयरफोर्स की तारीफ कर दी है। तो अब वो वाली बात नहीं रहेगी कि आपने हमसे सबूत मांगा, नहीं मांगा, दिया नहीं दिया। इंडियन आर्मी के पीछे पूरा देश एकजुट होकर रहना पड़ेगा, और बहुत खुशी की बात है ये जनता चाहती है। पॉलिटिकल पार्टीज को तो करना ही पड़ेगा, और अच्छी बात है वो कर रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज इंडियन आर्मी के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। जनता, आप तो सर बहुत लगातार कार्यक्रम में जा रहे थे, लगातार बीच बीच में जा रहे थे, आपको पब्लिक का मूड कैसा लग रहा था? क्या पब्लिक चाह रही थी कि इसको बदला लिया जाना चाहिए? और पब्लिक को तो लगने लगा था, अभी थोड़े दिनों में 12 दिन हो गए थे, तो पब्लिक को लगने लगा था कि ऐसा तो नहीं कि हम वो 14 तारीख हुई, समय निकल गया, हम भूल तो नहीं गए। कई बार ये सवाल पूछे जाते थे हमेशा, और ये हमेशा मैं यही कहता था कि कब करना है ये हमें पता है। वो कौन सी, जैसे इंडियन वो इमरान खान सोचते थे ना कि कौन सी बॉल बाउंसर जानी चाहिए, कौन सी आपकी स्विंग जानी चाहिए, और स्विंग, और किस तरह से आपको जो बैट्समैन को वो करना चाहिए, उसके मतलब एक्सपेक्ट नहीं करें। तो वो यदि इंडियन वो पाकिस्तान के क्रिकेटर ऐसा सोचते थे तो ये इंडियन आर्मी का भी भारतीय वायुसेना ने जो इस वक्त रिवर्स स्विंग मारी है वो इमरान खान को समझ में नहीं आई होगी। हम, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि हम तो चूंकि स्पिनर्स देश रहे हैं, हमारे यहाँ तो बहुत महान स्पिनर्स हुए हैं, तो ये हमारी गुगली है जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग पे भारी पड़ गई। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और अब आप देखेंगे कि इस तरह की चलती जाएगी, और पाकिस्तान को हाई टाइम है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, सारी पॉलिटिकल पार्टी, और अभी हमारी गेंदबाजी के तरकश में ये पहली गुगली है। हमारी गेंदबाजी की तरकश में अभी गेंदें खत्म नहीं हुई हैं। हम चाइना मैन भी डालेंगे, ज़रूरत पड़ने पर रिवर्स स्विंग भी फेंकेंगे, और अब तो हमारे पास तेज़ गेंदबाज भी हैं, और वो तेज़ गेंदबाज अगर अखानूर से और दक्षिणी कश्मीर से अगर अंदर घुस गए तो तबाही का क्या मंजर होगा, ये देखकर तबाही भी काँप उठेगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत जरूरी है, पाकिस्तान ने अपने घुटने टेकने चाहिए इस समय, और माफ़ी मांग के आतंकवादी
संगठनों को लगाम लगाना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान के दो दिन पहले माफी मांग रहा था इमरान खान 2 दिन पहले कह रहे थे कि हमें एक मौका और दीजिए शांति का, और मैं पठान का बच्चा हूँ, शब्दों का सच्चा हूँ, अपने शब्दों पे कायम रहता हूँ। वो पाकिस्तान तो लगभग गिड़गिड़ाने की स्थिति में है, तो भी अपनी कथनी करने में हमेशा उसका अंतर रहा है। लेकिन हमको पाकिस्तान की इस गिड़गिड़ाने वाली चाल में नहीं आना चाहिए। देखिए सर, वो क्या करता है, हमला कर देता है, फिर गिड़गिड़ाने लगता है। रहम उस पे बख्शा जाता है जो रहम के काबिल है। बहुत अच्छी बात। जो आप कायराना हरकत करते रहेंगे तो आप पर रहम नहीं, हमें सहानुभूति है पाकिस्तानी नागरिकों के साथ कि ऐसे बेवकूफ और ऐसे कठमुल्ला प्रधानमंत्री वहां पे बैठे हुए हैं जो उनको डायरेक्शन देने के बजाय, विकास कार्यों में लगाने के बजाय, खुद की चरमराती अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के बजाय वो एंटी इंडिया कार्ड खेल रहे हैं और उनको एक तरह से सुसाइड की तरफ ले जा रहे हैं। तो हमको इनसे लड़ने की जरूरत है, हमसे इनको जूझने की जरूरत है, उनसे जूझने की जरूरत है, उनके 4 टुकड़े करने की जरूरत है, और आज ही आर्टिकल 370 खत्म करने की जरूरत है। ये सारे काम एक साथ होने चाहिए। अभी तो 35A जो है आर्टिकल 3 धारा, यस, वो तो तत्काल खत्म की जा सकती है, उसमें तो कोई बाधा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल खत्म करने तो एक राष्ट्रपति के एक अध्यादेश से खत्म हो सकती है, क्योंकि उसको तो संसद की अनुमति ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। 1954 में यह साइन किया गया था कि उनको 35A के तहत कि JNK के को अपने कौन नागरिक है वहां का डिफाइन करने की आजादी है, और उनके प्रिविलेजेस क्या होने चाहिए डिफाइन करने की आजादी है। नहीं, अब बहुत हो गया है, वो इंडियन नागरिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको संसद ने पारित नहीं किया है, संसद की अनुमति के बगैर ये कानून बना हुआ है। यस, तो चाहे तो राष्ट्रपति 1 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं। अध्यादेश तो 6 महीने में खत्म हो जाता है। अगर कोई अध्यादेश आप लेकर आए तो उसको 6 महीने में संसद के दोनों सदनों से पास कराना अनिवार्य है, लेकिन चूंकि आपने पास नहीं हुआ तो अपने आप ही इनवैलिड हो गई है। बिल्कुल, अब ये साइमल्टेनियस सब सारे काम हो रहे हैं और होने चाहिए। लेकिन जो मुफ्ती साहिबा है पाकिस्तान कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, वो ये कह रही हैं कि अगर 370 खत्म किया गया तो फिर तो वो विलय का जो संधि है, जो कश्मीर भारत में विलय हुआ था आज़ादी के समय, वो विलय की संधि समाप्त हो जाएगी। वो कहती रहे कुछ भी, क्या कर लेंगे वो हमारा। और ये मुख्यमंत्री वही मुख्यमंत्री है ना जो आज घड़ियाली आंसू बहा रही है कि CRPF के ऊपर हमारे 40 वीर जवान शहीद हो गए। यही मुख्यमंत्री जब थी वहां पे तो उन्होंने चेक पोस्ट हटा लिए थे, और चेक पोस्ट हटाने के आप दिल्ली में जाइए साहब, दिल्ली में चेक पोस्ट लगे रहते हैं, आपकी गाड़ी का, आपकी हर चीज का पूरा फ्रिस्किंग होता है। और इन्होंने इस चीज को, उनके कोई साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि वहां चेक पोस्ट नहीं लगने चाहिए। उनके चेक पोस्ट हटाने की वजह से वो RDX की गाड़ी आई, और हमारे जो शहीद है मासूम CRPF के जवान जाबाज वीरों को बैठे बैठे 40 लोगों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। तो उनकी बातों पे यकीन मत कीजिए, उनकी ना कोई मैंडेट है ना कुछ है, वो अपॉर्चुनिस्ट है। ये एक जवान ने जब उसके बैरियर को तोड़ा मारुति कार ने, सिविलियन ने, और उसने गोली मार दी तो उसको तिहाड़ जेल के अंदर जाना पड़ा। यस, उसको आज भी वो जेल में बैठा हुआ है। ये उनके महबूबा मुफ्ती सईद की वजह से 2 दिन पहले रिहा कर दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 2 दिन पहले मीडिया में खबर थी, 2 दिन पहले उनको रिहा कर दिया गया है, लेकिन जमानत मिल गई, लेकिन उनके ऊपर केस तो चलता रहेगा। और ये कश्मीर में ये मुफ्ती सईद जो हैं वो बार बार कह रही है कि इमरान खान से बात करना चाहिए, पाकिस्तान से हमको बात करना चाहिए। बात किस बात पे करनी चाहिए? इमरान को एक मौका मिलना चाहिए, वो यूं किस बात का मौका मिलना चाहिए? इंडिया ने उनको विकास कार्यों में उनको पानी दिया है, उनको व्यापार दिया है, उनके सारे संबंध दिए, उनके जो फिल्म कलाकारों को रोजी रोटी दी, सब कुछ दिए। इंडिया और क्या मौका देगा आपको? यह मौका देगा कि आप तैयार हो और हमें मारो। इसका मतलब यह है कि 40 लोगों के मरने के बाद भी अगर मुफ्ती सईद ये कह रही है कि इमरान को एक मौका मिलना चाहिए, इसका मतलब यह है कि मुफ्ती महबूबा की जो है निष्ठाएं जो हैं वो भारत की बजाय पाकिस्तान के प्रति ज्यादा है। इनकी निष्ठाओं पे हमेशा संदेह रहा है। ये बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने कि हुर्रियत नेताओं की सिक्योरिटी हटाई। आप पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर, चुनाव के अंदर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और आपको सुरक्षा चाहिए। किस बात की सुरक्षा? देश सुरक्षा देगा उनके लिए जिनको जान का खतरा है और वो देश के लिए समर्पित है। जब देश के लिए समर्पित नहीं है और आप निष्ठा है आपकी पाकिस्तान के लिए, तो आपको क्यों सुरक्षा देंगे? बिल्कुल, मैं तो कहूंगा महबूबा मुफ्ती की सुरक्षा भी हटाई जानी चाहिए। महबूबा मुफ्ती की भी निष्ठाएं पाकिस्तान के प्रति लगती हैं आपको? आपने इंडियन आर्मी का साथ नहीं देना, आपने चेक पोस्ट हटाना, ये सब बातें क्या बता दी? और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के समय में, हालांकि उसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक अलायंस सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार मुफ्ती के साथ थी, महबूबा के साथ थी, इससे इनकार नहीं किया जाता था। तब ये कहा गया कि जब सिविलियंस की गाड़ी रोक ली जाती थी, अगर कोई फौज की गाड़ी जाती थी तो ये कहा मुफ्ती महबूबा ने कि नहीं, सिविलियंस की गाड़ी को
नहीं रोका जाना चाहिए। और जो फौज की गाड़ी वाले डंडे लहराते रहते हैं और रोकते रहते हैं, अपनी गाड़ी से दूर करते रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बल्कि गाड़ी बराबर से भी चलेगी, पीछे भी चलेगी, आगे भी चलेगी। और कई बार ऐसा होता है कि जो सिविलियंस की जो फौज की गाड़ी रहती है उसके दोनों तीनों साइड पे जो है और चारों साइड पे आगे भी सिविलियंस की गाड़ी चलती रहती है। और बंदूक ले आना मना कर दिया कि आप उसके अंदर हथियार लेकर नहीं चलेंगे। अगर आप सिटी के अंदर आ रहे हैं तो आप खुद ही बता रहे हैं कि इस तरह के जो मूर्खों जैसे ये इंडियन आर्मी के खुद की मर्जी से तो वहां गई नहीं साहब। आपने इंडियन आर्मी को इसलिए वहां भेजा है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है, सर्कमस्टांसेस है, वॉर लाइक सिचुएशन है, तभी तो वॉर फाइट करने वाली मशीनरी को वहां भेजा गया है। आपका पूरा नागरिक तंत्र वहां फेल हो चुका है। तो जो यहाँ पे इंडियन आर्मी या सीआरपीएफ सुरक्षा बल वहां गए तो हमारे देश की डिफेंड करने के लिए गए। क्या महबूबा मुफ्ती देश का हिस्सा नहीं है जो इस तरह के मूर्खों जैसे बजाय कि आवाम को गाइड करें, उनको बताएं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कैसे भूखमरी के हालात हैं, कैसी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और किस तरह से मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और उसके बनिस्पत आप कितना आराम में यहाँ 68% लिटरेसी आपके पास, आप 32% देश का जो हाइडल पावर से निकलता है वहां से सेब की इंडस्ट्री लहला रही है, 1 करोड़ 40 लाख पर्यटक वहां पे गए हुए हैं। तो इतना यह किसने किया? इंडिया ने किया ना, क्योंकि इंडियन हम समझते हैं कश्मीर हमारा हिस्सा है। मुफ्ती महबूबा का ये कहना था कि आर्मी की जरूरत सीमा पर है, सीमा के अंदर नहीं है। देश की सीमा पर आर्मी की जरूरत है। आप इनको मैं महबूबा मुफ्ती साहिबा से यह पूछूंगा कि यदि आर्मी की जरूरत सीमा पर है तो आप अपना तंत्र जो है वो मजबूत कीजिए, जो देश के विकास में सहयोग दें, जो वहां पे रोजगार पैदा हो, वहां पे इंडस्ट्रीज वहां के लोगों को लगे बाहर की यस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हालात बनाइए ना आप। आपसे तो हालात समझते नहीं है, इसलिए वहां पे आर्मी को और सुरक्षा बलों को रहना पड़ता है। सर आज आप पाकिस्तान, क्या ये मौका है, क्या सही अवसर है कि हम जो हमारा कश्मीर है, जो हमारे पुराने नेताओं की गलती से पाकिस्तान में चला गया और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, एक्चुअली में वो देखा जाए तो हमारी इस कश्मीर का अविभक्त हिस्सा है। हमारे इस कश्मीर का हजारों सालों से कश्मीर हमारा रहा है। आप पहले देखेंगे वहां जेएनयू करने के बाद भी काशी से भी जो आदमी प्राप्त करता था डिग्री, वो कश्मीर की तरफ जाता था। आप हमारा पूरी सभ्यता उठा के देखेंगे तो कश्मीर हमारा शिखर रहा है। 850 से लेकर 1948 तक हिंदू राजा वहां के राजा रहे। ईस्वी 850 ईस्वी से लेके आप ग्रामर में पाणिनि से लेके सभी लोग जो आप उठा देखेंगे तो सभी हमारा पूरा कश्मीर हमारा शिखर। पूरी कश्यप ऋषि जो थे वो उनकी कार्यस्थली थी कश्मीर, इसीलिए तो कश्यप ऋषि के नाम से तो कश्मीर पड़ा। तो मेरा सवाल ये है कि जो हमारा कश्मीर है, जो पाकिस्तान में रह गया और उस वक्त हमारे नेताओं ने उसको लेने की कोशिश नहीं की, वो हमारा कश्मीर है, बिल्कुल हमारा कश्मीर है। तो क्या ये सही समय नहीं है कि हम हमारा कश्मीर वापस ले लें? बिल्कुल सही समय, बिल्कुल सही समय है। और ये देश की भावना भी इसी में है, और पूरा ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है, वो हमारा कश्मीर है। तो इस वक्त ये मौका है कि हम एक जोरदार लड़ाई लड़ें और पाकिस्तान में जो हमारा कश्मीर रह गया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भी हम ले लें उनसे। ये कश्मीर लेने का जो ख्वाब देख रहे हैं पाकिस्तान वाले, वो ख्वाब तो अपनी जगह छोड़िए, उनका कश्मीर भी कहीं हमारे में ना मिल जाए, इस बात की चिंता अब उनको करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल ठीक है। कर्नल साहब, आपको अब क्या लग रहा है? अब मैं नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा? अब युद्ध तो हमने शुरू कर दिया। नेक्स्ट सिनेरियो ये होगा कि अभी उनकी जो कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर काफी दबाव आएगा कि भैया आप भी कुछ रिटालिएट कीजिए। और रिटालिएट करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे रिटालिएट? इस पर साहब उनकी सेना तो अपनी वस्तुस्थिति, अपनी औकात समझती है। पाकिस्तान की सेना को तो अपनी औकात पता है। वो थोड़ी कहेंगे इमरान खान से कि मरने जा हमको भेजो। नहीं, कुछ तो एक्सपेक्ट हम उनसे कर सकते हैं कि कहीं वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब देने की हमारी कैपेबिलिटी है। वो क्या कर सकते हैं? वो सीमा, उनकी सीमा से फौज पे आ सकते हैं, या उनकी वायुसेना आ सकती है, या उनकी नौसेना आ सकती है। करने की कोशिश तो सभी कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, तीनों तरफ से करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो नेवी को इस समय लाएंगे या एयरफोर्स को, कुछ हो सकता है सॉफ्ट टारगेट पर अटैक करने की कोशिश करें। लेकिन जैसे कि एयर डिफेंस इंडिया का काफ़ी अच्छे दर्जे का है। हमारे पास एवॉक्स है, अर्ली वार्निंग एलिमेंट्स है, हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, एंड हमारे पास विमान तो है ही, हमारे पास इंटरसेप्टर्स है, सब कुछ हमारे पास है। तो वो देखेंगे, करने की कोशिश करने की सुबोगाट काफ़ी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान एक निहायत घटिया जलील देश है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या वो हमारे रिहायशी इलाकों में हमला कर सकते हैं? सोच शेख चिल्ली के सपने तो काफ़ी होंगे उनके, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं पहुंच सकते। हमारे रिहायशी इलाके, जो कश्मीर का हमारा रिहायशी इलाका है, जम्मू का है या श्रीनगर का, उन रिहायशी इलाकों में बम गिरा है।
बेटर होगा कि वो अपने इस तरह के ख्याली पुलाव को वहीं दबा दें। जैसे उन्होंने यदि हमारे इस तरह के नापाक इरादे करने की कोशिश की, तो जैसा मैंने पहले बताया है, उनकी पाकिस्तानी संसद से लेकर पाकिस्तान की कोई ऐसी सिटीज़ और वो नहीं जो इंडियन मिसाइल्स और इंडियन मारक क्षमता में नहीं आती। तो इस तरह के ख्याली पुलावों को यदि इमरान खान के दिल में चल रहे हैं तो वो अल्लाह उनको सद्बुद्धि दे कि ऐसे ख्याली पुलाव को वहीं पे ख़त्म कर दे। और अगर पाकिस्तानी ने ऐसे ख्याली पुलाव कम नहीं किए तो फिर पाकिस्तान को तबाह होने से कोई रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं रोक पाएगा, बिल्कुल नहीं रोक पाएगा और नहीं रोकना चाहिए। ये इतिहास का एक गेम चेंजर है। आज की जो कार्रवाई हुई ये गेम चेंजर है। 1999 में भी कारगिल के टाइम में हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं की थी, बहुत हो गया अभी। बिल्कुल ये गेम चेंजर है और इट हैज टू बी टेकन टू लॉजिकल एंड। बहुत धन्यवाद कर्नल साहब आपका। और ये निश्चित रूप से गेम चेंजर साबित होगा। और जज्बा कर्नल साहब का बता रहा था कि कर्नल साहब ये कह रहे हैं कि अब बहुत हो चुका है, अब आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। और भारत ने युद्ध शुरू कर दिया है, भारत ने हमला करके बता दिया है कि वो किसी भी सूरत में डरने वाला नहीं है। मिशन इंतकाम शुरू हो चुका है और हमारा ये मिशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम अपनी मंजिल को नहीं पा लेते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर देखते रहिए। आज दिन भर हम भारतीय सेना से जुड़ी हुई खबरें, भारतीय हमले से जुड़ी हुई खबरें और पुलवामा से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते रहेंगे। साथ में हमारे साथ लगातार सेना के अधिकारी मौजूद रहेंगे, एक के बाद एक हमारे साथ सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स आते रहेंगे। सेना की रणनीति पर बात करेंगे, सेना के हमले पर बात करेंगे और देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या गतिविधियां होने वाली उन पर बात करेंगे। आज का पूरा हमारा जो न्यूज़ कवरेज है वो सबसे बड़ा महा कवरेज रहेगा। सीमा की खबरें हमारे पास आएंगी और सीमा पार की खबरें भी हमारे पास आएंगी। और साथ में हमारे साथ मौजूद रहेंगे रक्षा विशेषज्ञ जो सेना के हर मूवमेंट का विश्लेषण करेंगे, तार्किक विश्लेषण करेंगे अपने अनुभव के आधार पर। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए। देखते रहिए डीजाना न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।